हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राधा कृष्णन इंस्टीट्यूट की कक्षा एकादश की बायोलॉजी की क्लास में। ठीक है भाई, हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा था, स्टार्ट किया था हमने, जिसका नाम था पुष्पी पादपों की शारीरिकी। ठीक है, जैसे कि जीव विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत ही चैप्टर आता था, तो पादप विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की शारीरिकी। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, आज प्रकृति की छांव में बैठे हैं और आपकी क्लास यहीं से आज हम सुचारू रूप से चलाएंगे पक्षियों की चहचहाट के साथ में। बहुत ही मन लग रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी भी ये बहुत ही अच्छी समझ में आएगी क्लास। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं, आज क्लास को थोड़ा सा बहुत ही अलग तरीके से लेकर के चलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का पूरा मन लगेगा इसे पढ़ते हुए। ठीक है भाई, तो देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था आपको टिश्यू के बारे में, यानी टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू होते हैं ऊतक। आप सभी को एक बात पता है कि पेड़ पौधों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यदि इस संसार में सभी जीव जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से लिविंग, ठीक है भाई, यानी जीवधारी जितने भी हैं वे सभी किससे मिलकर बने हुए हैं भाई? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, यानी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, सभी जानते हैं भाई। तो आप सभी को एक बात और पता होगी कि भाई जितने भी लार्ज ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जितने भी बड़े जीवधारी हैं, ठीक है भाई, वे सभी किससे बने हुए हैं? सेल्स। सेल्स कितनी होती हैं? ज़्यादा होती हैं, यानी मोर होती हैं। ठीक है भाई, यानी एक से अधिक होती हैं। तो इसलिए बड़ा शरीर बनता है भाई। ठीक है, यानी कोशिकाओं के संगठन से एक बड़ा शरीर बनता है। ठीक है भाई, यानी बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी सेल्स जो होती हैं मिलकर बड़े शरीर का निर्माण करती हैं। किसका भाई? बड़े शरीर का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पादप विज्ञान की। ठीक है भाई, तो पादपों के, पादप भी क्या है भाई? सभी जीव हैं। क्या है भाई? पादप जीव हैं, यानी प्लांट्स। भी क्या है भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है, पेड़ पौधे भी किसके बने हुए होंगे? कोशिकाओं के। अब बात करते हैं कोशिकाएं, बहुकोशिकीय कोशिकाएं जो होंगी, बहुत सारी संख्या में जुड़ी हुई होंगी, तो बड़े शरीर का निर्माण करेंगी। यानी पेड़ पौधे भी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं। तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टिश्यू, यानी ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है भाई, किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का। तो पादप ऊतक की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे। पादप ऊतक, ऊतक जो होते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर इस वीडियो में। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं भाई? ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं। कौन सी कोशिकाएं? कौन सी कोशिकाओं के समूह? जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य में क्या होती है भाई? समानता होती है। क्या होती है? कार्य में क्या होती है? समानता होती है। उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं भाई? ऊतक कहते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपकी समझ में आई है। बहुत ही गहराई से मैंने आपको बात
बताइए। यानी ऐसी कोशिकाओं के समूह जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में एक समान हों, उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं भाई? ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो पादप ऊतक की यहाँ पे हमने चर्चा की थी। तो चूंकि हम पुष्पीय पादपों की शारीरिकी की बात करें, शरीर कैसे मिलकर बना हुआ है? शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि पादपों का शरीर पादप ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है भाई, ऊतक में तो कोशिकाएं होंगी ही होंगी, ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं? अब देखिए, जो ये बताता हूँ, सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यू, जिसमें कोशिकाएं समान आकृति वाली हो, समान कार्य वाली और उत्पत्ति भी इनकी समान हो। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है भाई? ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स से क्या बनता है? बॉडी बनती है, मतलब पूरा का पूरा शरीर बनता है। ठीक है भाई, ये समझ में आई बात आपकी? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू। इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक। यानी पादप ऊतक। ठीक है भाई, पादप ऊतक पादपों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऊतक जो होते हैं, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होते हैं विभज्योतक, विभज्योतकी ऊतक। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। और नंबर 2 होता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक। विभज्योतक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है भाई, अब विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं भाई, वे कार्य, उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों ही तरह के होते हैं। यानी कार्य, सभी ऊतकों की बात करें, कार्य के आधार पर भी ये वर्गीकृत किए जा सकते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर भी, और संरचना के आधार पर भी ये क्या किए जा सकते हैं भाई? संरचना व स्थिति, इसके आधार पर इन्हें क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इसके प्रकार के बारे में बताया जा सकता है। तो हम बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये होते हैं 3 प्रकार के। यहाँ पर समझाते हैं आपको। नंबर 1 शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक। नंबर 2 सेकंड है अंतर्वेष्ट विभज्योतक। अंतर्वेष्ट विभज्योतक। और नंबर 3 होते हैं पार्श्व विभज्योतक। समझ में आ रहा है भाई? क्लास 9th में आपने इनके बारे में पढ़ा था कि जो ऊतक होते हैं विभज्योतक, ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेष्ट और पार्श्व। अब बात करते हैं, आ जाइए शुरू में यहीं पे, विभज्योतकी ऊतक कहते किन्हें? ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है लगातार, यानी ये कभी भी परिपक्व नहीं होती। तो ये अपरिपक्व कोशिकाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी भाई? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी कुछ विशेषताएं। ये अपरिपक्व होती हैं, विभाजनशील होती हैं, यानी इनमें विभाजन होता रहता है, विभाजनशील होती हैं। ठीक है भाई। और नंबर तीसरी बात है, यानी इनको हम क्या कहते हैं? अविभेदित। क्या कहते हैं? अविभेदित। अविभेदित क्यों कहा? अविभेदित इसलिए कहा क्योंकि ये एक दूसरे का स्थान लेती रहती हैं, यानी इनको आपस में विभेदित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई।
जबकि जो स्थायी ऊतक होते हैं ये विभेदित होते हैं। विभेदित मतलब ये अलग अलग पार्ट बनाते चले जाते हैं, ये परिपक्व भागों में पाए जाते हैं। इनमें लगभग अजीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है भाई, इनमें विभाजन की कोई भी अक्षमता नहीं होती है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई आपकी। ये भी 3 प्रकार के होते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको यहाँ समझा देते हैं। नंबर 1 साधारण या सरल ऊतक। सरल ऊतक। नंबर 2 विशिष्ट या स्रावी ऊतक। और नंबर 3 जटिल ऊतक। जटिल ऊतक। तो ये भी क्या होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। इनके भी कार्य, संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, तो इसलिए इन्हें भी 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। इनकी मैंने विशेषताएं आपको बताई थी। ये क्या होती हैं भाई, परिपक्व कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है भाई, जितने भी पुराने भाग हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अविभाजनशील कोशिकाओं के समूह होते हैं। और ये क्या होते हैं, विभेदित होते हैं। क्या होते हैं, विभेदित होते हैं, मतलब ये परिपक्व होकर अलग अलग भागों में चले जाते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। तो अब क्या करते हैं भाई, अब आपकी पीडीएफ पे आ जाएंगे। जो हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई थी उस पीडीएफ में से भी ध्यान देंगे। हम आ रहे थे इन पर साधारण या सरल ऊतक, विशिष्ट या स्रावी ऊतक और जटिल ऊतक। इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपकी समझ में आया ही होगा। मैंने इसके प्रकारों के बारे में आपको बता दिया। देखिए, विभजोतक कहाँ होते हैं, विभजोतक के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। विभजोतक वृद्धि भागों में पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं भाई, वृद्धि भागों में, यानी जो नवीन भाग होते हैं, सिरे वाले भाग होते हैं। परोह यानी भूमि से बाहर का जो भाग होता है, वायवीय भाग होता है पौधे का, सभी हरी पत्तियाँ, कलिकाएँ, पुष्प जहाँ लगते हैं वहाँ पर ये ऊतक पाए जाते हैं। और विभाजन करते करते ये वृद्धि करते हैं। फिर क्या होते हैं, इनके जो पुराने भाग होते हैं, जो कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं, वे पुराने भागों में चली जाती है और स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है भाई, स्थायी ऊतक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बताए हमने आपको, उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं जटिल ऊतक यानी स्थायी ऊतक की। तो स्थायी ऊतक पुराने भागों में पाए जाते हैं भाई। जैसे तने के भाग होते हैं, पुराने भाग, जिनसे जो छाल वाला भाग होता है पौधे का, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उनके जो पुराने भाग होते हैं उनमें ये स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो नोट्स खोल लेंगे अपना। तो देखिए, हमारा टॉपिक है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होते हैं, यानी जो जिनमें विभाजन नहीं होते, ये एक जैसे रहते हैं, इनमें विभाजन की अक्षमता नहीं होती। विभाजन की अक्षमता ये खो चुके होते हैं। विभजोतकी ऊतक जब विभाजन की अक्षमता को खो देते हैं तो वे स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है भाई, यानी होते ही ये भी पहले क्या होते हैं, विभजोतकी ऊतक ही होते हैं। ये भी पहले शुरुआत में तो इसमें पढ़ते हैं। ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की अक्षमता की कमी हो जाती है या उनमें विभाजन अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध मतलब रुक जाता है। ठीक है भाई, स्थायी ऊतक कहलाते हैं। स्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें विभजोतक में विभाजन कुछ समय के लिए अथवा पूर्ण रूप से रुक जाता है, या तो कुछ समय के लिए या फिर पूर्ण रूप से रुक जाता है। स्थायी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, परिपक्व भागों में पाए जाते हैं, यानी पुराने भागों में पाए जाते हैं। विभजोतकी कोशिकाओं से उत्पन्न होकर नई कोशिकाएं परिवर्तन होने से स्थायी संरचना एवं विशेष कार्य अपनाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित व मृत, बारीक व मोटी भित्ति की होती हैं। कुछ कोशिकाएं जीवित होती हैं, कुछ मृत होती हैं। भित्ति कुछ की मोटी होती है, कुछ की बारीक होती है। परायन के बीच में अंतराकोशी के स्थान पाए जाते हैं, यानी इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशी के स्थान पाए जाते हैं। कोशिकाओं के मध्य में कुछ स्थान रह जाता है, उसे कहते हैं अंतराकोशी के स्थान। ठीक है भाई, स्थायी ऊतक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हमने अभी बताया आपको। नंबर 1, शुरू से देख लो उसको।
साधारण या सरल ऊतक, नंबर 2 जटिल ऊतक और नंबर 3 विशिष्ट या स्रावी ऊतक। अभी हमने तीनों के नाम आपको लिखवाए थे, समझाए भी थे। तो देखिए साधारण या सरल ऊतक कैसे होते हैं, कौन होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये ऊतक समान प्रकार की संरचना, आकृति और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह होता है। ये तो ऊतक की सामान्य परिभाषा है। जब ऊतक शब्द इसमें जुड़ गया है तो आपको पता तो है ही कि भाई इनकी संरचना, कार्य और उत्पत्ति समान होगी, अर्थात सभी कोशिकाएं समांगी होती हैं। समांगी कोशिकाएं मतलब एक समान होती हैं सभी कार्यों में, ठीक है भाई। यदि सभी गुणों में देखें तो इनके गुण समान होते हैं, तभी ये ऊतक बनते हैं, ठीक है भाई। ये ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 मर्दू ऊतक यानी पैरेन्काइमा, नंबर 2 स्थूलकोण ऊतक, इसे बोलते हैं कोलेनकाइमा, और दर्डो ऊतक होते हैं स्क्लेरेनकाइमा यानी पैरेन्काइमा, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, कोलेनकाइमा, और नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है भाई, स्क्लेरेनकाइमा यानी तीनों प्रकार के ये होते हैं, ठीक है भाई। नंबर 1 अब बात करते हैं जटिल ऊतक की, ठीक है भाई। जटिल ऊतक यानी नंबर 2 वाला। तो इनके 3 प्रकार हो गए। जटिल ऊतक की बात करते हैं तो जटिल ऊतक क्या होते हैं भाई, देखिए इस ऊतक में एक से अधिक प्रकार की क्या होती है भाई, कोशिकाएं होती हैं जो आकृति, कार्य और संरचना वाली होती हैं। देखिए पता क्या होता है, इन कोशिकाओं की आकृति भी अलग अलग होती हैं सभी की, ठीक है भाई। कार्य में भी कार्य एक से अधिक प्रकार के करते हैं ये, और इनके जो उत्पत्ति होती है वो तो एक साथ होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो मृत होती हैं इनमें से, ठीक है भाई। तो आकृति एवं कार्यों वाली जीवित या बाद में मृत हो गई कोशिकाएं होती हैं जो आपस में मिलकर कोई कार्य करती है। कार्य इनका समान ही होता है, मिलकर करती है, ठीक है भाई। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, दारू यानी जाइलम और फ्लोएम। आपने इनके नाम सुने होंगे। जाइलम कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं, या जाइलम ऊतक जल को लाने ले जाने का कार्य करती है, जड़ से पत्तियों तक, ठीक है भाई। दूसरी बात फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसको पत्तियों से ले जाने का कार्य करता है उनके संचय भागों में, ठीक है भाई। तो ये कोशिकाएं जीवित भी होती हैं और मृत भी होती हैं, ठीक है भाई। अब देखिए जाइलम की बात करते हैं, जाइलम या दारू। इसमें वाहिकाएं यानी वाहन की तरह ले जाने वाले क्या कहलाती है, वाहिकाएं कहलाती हैं, जिनको हम यानी नलिकाकार संरचनाएं बोलते हैं। वाहिनिकाएं पाइप जैसी संरचना। काष्ठ मर्दूतक, काष्ठ तंतु सम्मिलित होते हैं, ठीक है भाई। ये काष्ठ मर्दूतक और काष्ठ तंतु कैसे होते हैं, मृत होते हैं, ठीक है भाई। इनमें कुछ जल को लाने ले जाने की क्षमता होती है। फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम इनमें चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, बाष्ट तंतु यानी धागे जैसे फ्लोएम मर्दूतक आते हैं। तो फ्लोएम मर्दूतक भी कैसे होते हैं भाई, ये मृत होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार जटिल ऊतक कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। इसका आप चार्ट भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो उसका, ऊतकों का। ऊतक 2 प्रकार के, कौन कौन से, विभज्योतकी ऊतक, स्थायी ऊतक। विभज्योतक 3 प्रकार के, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। और बात करते हैं स्थायी की, स्थायी भी 3 प्रकार के, साधारण या सरल, जटिल या विशिष्ट या स्रावी, 3 प्रकार के, ठीक है भाई। इनमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ये भी। अब देखिए विशिष्ट या स्रावी ऊतक की बात करते हैं। तो विशिष्ट या स्रावी ऊतक की बात कर रहे हैं तो आ जाइए इसमें स्रावी कोशिकाएं, ग्रंथियां। तो देखिए भाई विशिष्ट या स्रावी ऊतक ये क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा पेड़ पौधे कुछ पदार्थों को स्रावण करते हैं, कुछ गोंद निकालते हैं, रेजिन निकालते हैं, अपने में से स्रावित करते हैं, ठीक है। कुछ पानी जैसा पदार्थ निकालते हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्रावण करने का कार्य कुछ ऊतक इनके करते हैं, वेस्ट पदार्थ को, ठीक है भाई। वे कहलाते हैं विशिष्ट या स्रावी ऊतक। तो इसलिए श्रावण करने का कार्य है, बाहर निकालने का कार्य है, तो इसलिए उसके आधार पर, कार्य के आधार पर इन्हें क्या नाम दिया, स्रावी ऊतक। अलग अलग तरह के कार्य हैं तो इसलिए विशिष्ट भी इसको नाम दिया गया। इसमें स्रावी कोशिकाएं, ग्रंथियां तथा रबरक्षीरी ऊतक आते हैं। ये ऊतक पौधों में विशेष प्रकार का कार्य जैसे तेल, लैटेक्स, गोंद तथा रेजिन आदि का स्रावण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते। इसी कारण इन्हें विशिष्ट या स्रावी ऊतक कहते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। विशिष्ट या स्रावी ऊतक 2 प्रकार के होंगे, ग्रंथिल ऊतक और रबरक्षीरी ऊतक। ग्रंथिल ऊतक जो होते हैं भाई, देखिए इसमें बाह्य ग्रंथियाँ आती हैं
और आंतरिक ग्रंथियाँ आती हैं। आंतरिक ग्रंथियों में क्या होता है भाई, तेल होता है, ठीक है भाई, रेजिन होता है और जल रंध्र सम्मिलित होते हैं। ये रेजिन करेंगे आप यहाँ, बात आई समझ में आपकी। यानी ये जल को निकालने का कार्य करती हैं। आपने देखा होगा रंध्र क्या कार्य करते हैं, बाहर निकालने का कार्य करते हैं, उत्सर्जन करते हैं यानी वाष्पोत्सर्जन करते हैं, रबर अक्षीरी गोंद जैसे पदार्थ को निकालते हैं, ठीक है। तो ये स्रावी ऊतकों के द्वारा यानी ग्रंथिल ऊतक के द्वारा करते हैं। रबर अक्षीरी की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत रबर अक्षीरी वाहिनियाँ आती हैं यानी रबर अक्षीरी कोशिकाएँ आती हैं जिससे वाइट कलर का पदार्थ निकलता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये बात यहाँ तक आपकी समझ में। तो इस प्रकार हमारे यहाँ दोनों प्रकार के ऊतक क्लियर होते हैं। तो पादप ऊतक के बारे में मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, वीडियो अच्छे से समझ में आएगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। जल्दी से वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, ताकि कुछ विद्यार्थियों का जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है उनका भी इसमें फ़ायदा हो, उनकी भी समझ में आए। तो मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।